सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 44। बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, ये जो एपिसोड है ना, ये वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, यानी कि अपना ओरियो और जो कैप्टन मायोरी है ना, उन दोनों की फाइट चल रही थी। जो अपना कैप्टन मायोरी था ना, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और वो वापस से ओरियो को टॉन्ट मारता है और बोलता है कि मैं ही हूँ रीज़न जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा है ना, उनकी डेथ हुई है। ये सब सुन के जो अपना ओरियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है अपने गुस्से की वजह से। तभी उसकी बॉडी से एकदम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ होने लग जाता है। ओरियो का जो स्पिरिचुअल प्रेशर था ना, उसको देखकर अपना मायोरी था वो बिल्कुल नहीं घबराता है, क्योंकि ये चीज़ उसे पता थी कि जो क्विंसीज होते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए अपनी जो पावर है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल स्टेट से। और उसे ये भी पता था कि जो पावर है ना, ये लिमिटेड टाइम तक वर्क करती है, इसीलिए वो टेंशन फ्री हो जाता है और फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तभी जो अपना ओरियो भाई है ना, वो बोलता है कि अब मैं तुमसे अपना बदला लूँगा, अब मैं अपने ग्रैंडपा का बदला लूँगा, अब मैं तुम्हें बताऊँगा असली दर्द क्या होता है। फिर हमें हमारे ओरियो की पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसने उसके ग्रैंडपा के साथ कुछ अच्छे मोमेंट बिताए थे, वो हमें दिखाए जाते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो उसके ग्रैंडपा थे ना, वो ओरियो को ट्रेनिंग भी देते थे। फिर सीन सीधे प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ पर जो अपना ओरियो रहता है ना, वो सडनली अपनी आर्चर्स के साथ अटैक करने लग जाता है मायोरी के ऊपर, लेकिन मायोरी बड़े आराम से उसके अटैकों से बच रहा होता है। रिटर्न में जो मायोरी था ना, उसने अपने कान से पता नहीं कोई टेंटिकल टाइप की चीज़ निकाली थी, जिसके कोने पे ब्लेड लगा था और उसी के साथ वो फाइट कर रहा था। ये रोबोट का बच्चा अलग ही खतरनाक पीस है भाई, कुछ भी करता रहता है ये तो। मायोरी का जो टेंटिकल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो जो अपने ओरियो है ना, उसे बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड कर रहा था। इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद भी जो अपना ओरियो था ना, वो हार नहीं मानता और उसके अंदर अभी भी वो जज्बा था कि नहीं भाई, मेरे को तो मेरे ग्रैंडपा का बदला लेना है और मैं अब इसको फाड़ के रखूँगा। सॉरी भाई लोग, वीडियो में थोड़ा वो बीच में प्रॉब्लम दे रहा हूँ तुम लोग को, लेकिन पीछे तुम लोग को एक म्यूज़िक का साउंड आ रहा होगा, तो वो कहीं शादी चल रही है आसपास में, तो वहीं कहीं साउंड आ रहा है, तो उसे इग्नोर कर देना और बैक टू एक्सप्लेनेशन आ जाता हूँ मैं। फिर जो अपना ओरियो रहता है ना, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपने क्विंसी ग्लव्स है ना, उनको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ होने लग जाता है। जो स्पिरिचुअल प्रेशर था ना, उसके हटने के बाद हमें दिखाई देता है कि जो अपना ओरियो है ना, उसकी बॉडी के ऊपर एक क्विंसी का आर्मर आ गया था। फिर जो अपना मायोरी है ना, वो ओरियो के स्पिरिचुअल प्रेशर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो लड़का है ना, ये अपने आसपास की चीज़ों से एनर्जी गेन कर रहा है। दूसरी तरफ जो अपना ओरियो था ना, वो पूरी तरीके से रेडी था अपने न्यू एरो के साथ। उसका जो न्यू एरो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ कर रहा था। ओरियो जैसे ही अपने टारगेट को लॉक कर लेता है, ओरियो जो है अपना बो एंड एरो छोड़ देता है और वो सीधा जाके मायोरी का एक हाथ उड़ा देता है। इस अटैक के बाद जो अपना मायोरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसका जो एक हाथ है ना, वो कट के अलग हो गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ का मायोरी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा था उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। वो पागलों के जैसे हंसने लग जाता है इसके बाद। तभी जो अपना मायोरी है ना, वो बोलता है कि बहुत खेल लिया बच्चे मैंने तेरे साथ, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। तभी जो अपना कैप्टन मायोरी रहता है ना, वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ करता है और अपनी बंकाई फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बंकाई जैसी एक्टिवेट होती है, उसके पीछे एक अगली सा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये सब देख के जो अपना ओरियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि वो इतने बड़े क्रिएचर को हराएगा कैसे। और ये भी चीज़ थी कि जो अपना ओरियो है ना, उसने आज तक बंकाई नाम की चीज़ सुनी नहीं थी, तो उसे आइडिया भी नहीं है कि बंकाई पावरफुल कितना है। फिर जो अपना कैप्टन मायोरी है, एज़ यूजुअल अपनी होशियारी मारने लग जाता है कि मैं यूँ यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरे पास बंकाई है, बंकाई के बारे में तो तुमने सुना ही नहीं होगा, मैं तुम्हें 1 सेकंड में पछाड़ दूंगा। तो ये अपनी होशियारी मार रहा होता है। मायोरी की जो ज़ेम्पाटो थी ना, वही वो क्रिएचर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी। फिर जो अपना मायोरी है ना, वो ऑर्डर देता है उस क्रिएचर को कि जाओ और उसे मार के आओ। फिर जो वो अगली सा क्रिएचर है ना, वो ओरियो के ऊपर अटैक करने बढ़ रहा होता है ना, जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजनस गैस निकल रही होती है और वो जो एटमॉस्फेयर था ना, वो पूरा पॉइजनस गैस से भर जाता है। दूसरी तरफ जो अपना ओरियो था ना, उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था ना कि अब वो तो मायोरी की ऐसी करने ही वाला था। तो वो अपनी इस बो एंड एरो रेडी रखता है और जैसे ही वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है, वो अपना एक सबसे पावरफुल मूव उसकी तरफ कर देता है। लिटरली भाई लोग, ये जो मूव था ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो जो क्रिएचर है ना, वो 2 भाग में कड़े आता है और मायोरी के तो एस्थेसी हो जाती है। तुम देख लो भाई ये फ्रेम, मायोरी की क्या गंदी एस्थेसी हुई है यार। मायोरी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद भी उसकी होशियारी नहीं जाती है
और वो ओरियो को बोलता है कि तुझे तो बेटा मैं देख लूँगा। और फिर वो जो अपनी स्वॉर्ड है ना उसे अपने गले के आर पार कर देता है। फिर जो मायूरी की बॉडी है ना वो एक लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में ज़मीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। ओरियो अपना फाइनल अटैक रेडी करता है, बोलता है कि आज ये रोबोट के बच्चे को मैं यहीं के यहीं दफना दूंगा। अपना जो ओरियो है ना उसके ऊपर अटैक करने वाले ही होता है, तभी जो मायूरी है ना वो उसे रिप्लाई में बोलता है कि सुन बे बच्चे, अगर तू चाहे तो तू मुझे इस फॉर्म में अटैक कर सकता है, लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तू मुझे इस फॉर्म में अटैक करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बॉडी अभी लिक्विड में ट्रांसफॉर्म है और तेरा अटैक जो है ना वो मेरे ऊपर एक वेस्ट के समान होंगे। मेरी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका और तू अपना फालतू में टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि तू भी निकल जा। इतना बोलने के साथ जो अपना मायूरी है ना वो वहाँ से डिसअपियर होने लग जाता है। ये सब सुन के जो अपना ओरियो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि साला रोबोट इस बार भी बच गया, लेकिन अगली बार अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं इसका बहुत गंदा कुत्ता बनाऊंगा, इस बार से भी बुरा बनाऊंगा। इतने ही बोलने के साथ जो अपना ओरियो रहता है ना वो भी अपने घुटने के ऊपर आ जाता है। उसे समझ में आने लग जाता है कि जो पॉइजन एटमॉस्फेयर में फैला था ना वो उसकी बॉडी के ऊपर अब अफेक्ट दिखा रहा है। तभी जो साइड में लेफ्टिनेंट नेमो पड़ी होती है ना वो ओरियो को अपने पास बुलाती है और ओरियो को बोलती है कि मेरे पास कैप्टन मायूरी के जो पॉइजन है ना उसका एंटीडोट है, तो तुम ये जल्दी से ले लो और यहाँ से निकल जाओ। एंटीडोट लेने के बाद जो अपना ओरियो है ना उसकी बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है। तो वो एंटीडोट लेने के बाद ना अपनी जो नेमो है उसको थैंक यू बोलता है। नेमो से रिप्लाई में बोलती है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि यहाँ से जाके कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि यहाँ पर इस फाइट के बाद बहुत सारे गार्ड आने वाले हैं। लेकिन जो अपना ओरियो रहता है ना वो इस बात को इग्नोर कर देता है और रुकिया के डायरेक्शन में सीधे बढ़ने लग जाता है। वहाँ से निकल के जो अपना ओरियो है ना थोड़ा आगे बढ़ता ही है, तभी उसको एक प्लेटफॉर्म में एक न्यू कैप्टन दिखते जो कि थे कैप्टन तोशन। ओरियो को देख के जो कैप्टन तोशन रहते हैं ना वो अपनी ज़ैम्पार्टो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देते, जिसकी वजह से जो आसपास का एटमॉस्फेयर था ना वो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ये सब देख के जो अपना ओरियो था ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि अब वो एक और कैप्टन का सामना कैसे करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है और अब उसे एक और कैप्टन का सामना करना पड़ेगा। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा ओरियो दिखाया जाता है जिसकी जो हालत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। जैसे वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है उसे वहाँ पर कैप्टन तोशन दिखते हैं। तो यहाँ तक अपना मतलब लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो गया था। अब न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में होता ये भाई लोग कि जो अपने कैप्टन तोशन है ना वो अपनी ज़ैम्पार्टो को रिलीज़ कर देते और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और अपनी एक ही स्ट्राइक में ना वो ओरियो को गिरा देते, मतलब ओरियो अपना अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें हमारा इचिको दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी क्लासेस चालू हो गई थी। जो अपना योरोइची है ना उसे चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। योरोइची बोलता है कि आज से तुम्हारी क्लासेस चालू होने वाली है, आज से 3 दिन तक तुम ज़ैम्पार्टो के बारे में पूरी जानकारी लोगे और तुम्हें तुम्हारी बंकाई को एक्टिवेट करना है। तुम्हें तुम्हारी बंकाई को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ज़ांगित्सु की। फिर जो अपनी योरोइची है ना वो एक डमी पपेट को बाहर निकाल लेती है और इचिको से बोलती है कि हम यहाँ पर ज़ांगित्सु को रियल टाइम में लाने वाले, इसके लिए ये जो पपेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड से इस डमी के ऊपर अटैक करना है, जिसकी वजह से जो ज़ांगित्सु है ना वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ज़ांगित्सु जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे बंकाई को सीखने के लिए। ये सब सुन के जो अपना इचिको रहता है ना वो अपनी स्वॉर्ड सीधे डमी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड और डमी रहते हैं ना वो गायब हो जाते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर ज़ांगित्सु अपीयर हो जाता है। ज़ांगित्सु जैसे ही वहाँ पर अपीयर होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है। उस फॉर्मेशन की वजह से ज़मीन के अंदर से बहुत सारी मल्टीपल स्वॉर्ड्स बाहर आ जाती है। तभी जो अपना ज़ांगित्सु है ना वो बोलता है कि जो मल्टीपल स्वॉर्ड्स तुम देख रहे हो ना इसमें से एक रियल मेरा फॉर्म है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें मेरा रियल फॉर्म ढूंढना है। अगर तुम वो फॉर्म ढूंढ लेते हो तो तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो, और अगर तुम वो फॉर्म ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतने ही बोलने के साथ जो अपना ज़ांगित्सु रहता है ना वो इचिको के ऊपर सडनली अटैक कर देता है। इचिको भी उससे बचने के लिए अपने आसपास गिरी हुई एक स्वॉर्ड रहती है ना वो उठा लेता है और उससे फाइट बैक करने लग जाता है। देन फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्क्वाड 4 को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो स्क्वाड 4 के मेंबर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा रश में काम कर रहे थे, क्योंकि जब से इचिगो और उसकी गैंग सोल सोसाइटी के अंदर घुसी है ना उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाया और बहुत सारे जो सोल सोसाइटी के मेंबर्स थे ना उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस कारण स्क्वाड 4 का जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्रीमोरा। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस काम की वजह से।
ये जो ऑफिसर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोल रहा था कैप्टन को और जिन लोगों ने इन्वेजन किया ना उन लोगों को। तभी पीछे से एक नर्स आती है और बोलती है कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमें ये सब करना चाहिए। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हनात्रो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लेफ्टिनेंट्स थे ना वो हनात्रो को पकड़ के कैप्टन उनोहाना के सामने लेके चले गए थे। जो कैप्टन उनोहाना है ना वो ऑर्डर देती है कि हनात्रो को मेरे लेफ्टिनेंट पनिश करेंगे। ये जो लेफ्टिनेंट है ना, इसे ऑर्डर तो मिल गया था हनात्रो को पनिश करने का, लेकिन ये हनात्रो को पनिश नहीं करना चाहती थी। इसकी नज़र में हनात्रो ने कोई गलत काम नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें रेंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना रेंजी रहता है ना वो अपने कुछ मोमेंट्स याद कर रहा होता है जो उसने रुकिया के साथ बिताए थे। ये सब सोच के जो अपना रेंजी रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे रुकिया को बचाना होगा। लेकिन उसके सामने एक क्वेश्चन था कि अगर वो रुकिया को बचाता है तो उसके सामने कैप्टन कुचिकी भी आएंगे और उसे कैप्टन कुचिकी से भी फाइट करनी होगी। ये सब सोच के जो अपना रेंजी था ना वो परेशान तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि उसे रुकिया को बचाना होगा और फिर वो रेडी हो जाता है और निकल जाता है रुकिया को बचाने के लिए। वापस से सीन हमारे इचिगो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जो इचिगो की हालत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी अपने जांगेत्सु ने। अधमरी हालत में जो अपना इचिगो रहता है ना वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अपनी जो योरोइची थी ना वो इचिगो को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि तुम ही हो हम सब में सबसे पावरफुल, तुम रुकिया को बचा सकते हो, तो हिम्मत मत हारो इचिगो और फाइट बैक करो उससे। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और उसके अंदर भी मतलब गुस्सा भर जाता है कि हाँ मुझे रुकिया को बचाना है। तो वो भी एक स्वॉर्ड उठा लेता है और वापस से फाइट करने लग जाता है अपने वो स्वॉर्ड वाले भाई से। क्या नाम है इसका? जांगेत्सु। इचिगो के जो अटैक्स थे ना उसका कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था अपने जांगेत्सु पे। जांगेत्सु एक एक करके इचिगो की सारी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर हमें यहाँ से ओरेहिमे को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा उसको लेके भाग रहा था। आप लोगों को याद ही होगा पिछले एपिसोड से। तो ये जो अंकल जी है ना ये अपनी ओरेहिमे को लेके भाग ही रहे होते, तभी इनके सामने याचीरू आ जाती है। जो अपनी याचीरू रहती है ना वो ओरेहिमे को देख के पहचान जाती है कि ये तो इचिगो की दोस्त है। और जो याचीरू है ना उसकी नज़र में इचिगो की जो रिस्पेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो इचिगो को अपना दोस्त मानने लग गई है। इसीलिए इचिगो के दोस्त इनडायरेक्टली उसके भी दोस्त हुए। तो जो अपनी याचीरू रहती है ना वो इन लोगों को लेती है और अपने कैंप साइड निकल जाती है। फिर हमें 11th स्क्वाड को दिखाया जाता है, जो कि अपने ज़राकी भाई का स्क्वाड था। यहाँ पर ओरेहिमे आ तो गई थी, लेकिन उसे उसके फ्रेंड्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। ओरेहिमे का दुखी चेहरा देखकर जो अपना ज़राकी रहता है ना वो उसे बोलता है कि तुम इचिगो की ज़्यादा चिंता मत करो, मैं फील कर सकता हूँ कि अभी जो इचिगो है ना वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और जब तक मेरी इचिगो से दूसरी बार फाइट नहीं होती ना तब तक के लिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना ओरियो था ना उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसके सामने से एक उल्टी लटकती हुई मुंडी आ जाती है, जो कि पूरी पट्टी से लिपटी हुई थी। इसको देख के जो अपना ओरियो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी जो कांजो रहता है ना वो चिल्ला के बोलता है कि पट्टी वाला भूत नहीं, ये मैं हूँ कांजो। ये सब देख के जो अपना ओरियो रहता है ना उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ये तो कांजो है अपना। यहाँ पर अपना चैड भी बैठा हुआ रहता है। तभी जो चैड रहता है ना वो बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर किसी कैप्टन की डेथ हो चुकी है और हम तीनों को उस कैप्टन की डेथ का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। भाई लोग अभी के लिए तो हम लोग जिंदा है, लेकिन मैं फ्यूचर नहीं बता सकता तुम लोगों को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रेंजी को दिखाया जाता है जो जेल तोड़ के भाग चुका था। दूसरी तरफ जो अपने कैप्टन इचिमारू है ना उन्हें भी अपने एक लेफ्टिनेंट को फ्री करवा दिया था जेल से। इस बंदे का नाम है कीरा। फिर हमें हमारी मोमो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी प्रिजन में बंद थी। वो आइजन के बारे में बार बार सोच रही थी और काफ़ी ज़्यादा दुखी थी आइजन को लेके। फिर हमें मोमो का पास दिखाया जाता है जिसमें उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि काफ़ी छोटी हाइट का था। ये बंदे का नाम है कैप्टन तोशीरो, और कैप्टन तोशीरो को तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर जो अपनी मोमो रहती है ना वो कैप्टन तोशीरो के सर के ऊपर हाथ रखती है और उसे शीरो शीरो बोल के चिढ़ाने लगती है। शीरो सुन के जो अपना कैप्टन तोशीरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तभी मोमो उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम चिढ़ो मत, जब तुम हाई स्कूल में आ जाओगे ना तब मैं तुम्हें बच्चा कहना छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से चलती हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ। तभी जो अपना कैप्टन तोशीरो है ना वो अपने मन में सोचता है कि सोल रिपर का स्कूल उनकी तरह ही बकवास होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेंजी और रुकिया दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज दौड़ रहे थे। आज उनका पहला दिन था एकेडमी का और वो दोनों लेट नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर रहता है ना वो उन्हें सोल सोसाइटी के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है। सोल सोसाइटी के अंदर स्टेप फोर्स है और 13 गार्ड स्क्वाड्स है। और इस बार की क्लास से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि इस बार के जो बच्चे हैं ना वो मोस्टली टॉप स्कोरर है। यहीं पर जो दूसरी तरफ रहती है ना
जो क्लास 2 रहती है वहाँ पर अपनी रुकिया होती है। रुकिया थोड़ी पढ़ने में वीक थी, इसीलिए उसको लोअर क्लास में रखा गया था। फिर हमें इनका ट्रेनिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो अपनी पावर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर अपनी मोमो भी रहती है जो अपनी पावर हार्डो का यूज़ करती है और अपना जो टारगेट रहता है ना उसको आधा उड़ा देती है। उसका सही निशाना तो नहीं लगा होता है लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। फिर अगले नंबर पे कीरा आता है जो कि एक ही बार में पूरा टारगेट उड़ा देता है। उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। अब नेक्स्ट टर्न थी हमारे रेंजी की। रेंजी उठता है और रेंजी सोचता है कि मुझे कीरा से बेटर करना होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेट करता है उसकी पावर को और वो अपना मूव करता है। लेकिन होता ये कि रेंजी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है जिसका डैमेज रेंजी को भी पहुंचता है। ये चीज़ देख के जो टीचर रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहता है रेंजी से और रेंजी को बोलता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझसे मिलना। यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो रेंजी है ना वो कीरा को अपने अपोनेंट की तरह देखता है। फिर इन दोनों के बीच में एक स्वॉर्ड बैटल होता है जिसमें जो अपना रेंजी रहता है ना वो एक बार भी दया की भावना नहीं रखता है अपने कीरा के लिए और वो कंटिन्यूस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एक हार्ड अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो कीरा रहता है ना वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जो बाकी स्कूल की गर्ल्स रहती है ना वो अपने कीरा को घेर लेती है और रेंजी को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ये एक फ्रेंडली बैटल है, तुम इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो। फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना रेंजी रहता है ना वो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से कीरा आता है और उसे बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो स्कूल के एरिया था ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और जो अपनी मोमो रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है। तो एक बंदा उसे एक्सप्लेन करता है जो 13 स्क्वाड गार्ड्स है ना उनके जो कैप्टन है वो हमसे मिलने आए हैं। ये जो कैप्टन है ना इनका नाम है कैप्टन आइजन और ये है इनके ल्यूटिनेंट गीन इचिमारू। कैप्टन को देख के जो बाकी स्टूडेंट रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। धक्का मुक्की के कारण जो अपनी मोमो रहती है ना वो गलती से सामने आ जाती है। जैसी वो सामने आती है ना वो कैप्टन आइजन को देखती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर हमें तोशिरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तोशिरो और अपनी मोमो है ना वो वाटरमेलन खा रहे थे। मोमो तोशिरो को बताती है कि जो कैप्टन आइजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, वो कितने ज़्यादा ऑसम दिख रहे थे वहाँ कैप्टन बने हुए। जब मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगी ना तो मैं कैप्टन आइजन की टीम को ज्वाइन करूंगी। दूसरी तरफ हमें रुकिया दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में बैठ के कुछ सोच रही होती है। पीछे से रेंजी आता है और उसे एक लात मारते हुए बोलता है कैसी हो तुम। रुकिया उसके ऊपर गुस्से से बोलती है कि तू पागल वागल हो गया क्या रेंजी। फिर वो उसके साथ बहुत सारे सामान देखती है और उसके साथ बहुत सारे लोगों को देखती है। वो रेंजी से पूछती है कि तुम लोग कहीं बाहर बाहर जा रहे हो क्या। रेंजी उसे बताता है कि हम लोग इंसानों की दुनिया में जाने वाले हैं और जो डमी हॉलोज है ना उनके साथ हम फाइट करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। ये सब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो रेंजी को बोलती है कि इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बेटर स्क्वाड में हो, तुम बेटर ज़्यादा एजुकेट हो तो तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इनडायरेक्टली हुआ ये भाई लोग कि जो रुकिया है ना वो किलस गई है अपने रेंजी की अचीवमेंट देख के। फिर हमें कुछ 6th ईयर के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनमें इन दोनों का नाम जो था ना इसका नाम है हिसागी कानेसावा और दूसरे वाले का नाम है आओगा। कीरा जो रहता है ना इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है कि ये दोनों हमें गाइड करेंगे। जो अपना कीरा रहता है ना वो बताता है कि जो हिसाकी है ना वो ग्रेजुएशन से पहले ही कोड गार्ड में आ गया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि आगे चल के एक रैंक्ड ऑफिसर बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे ज़्यादा बेटर हूँ। जो कीरा रहता है ना वो अपनी होशियारी मार रहा होता है फिर इसके बाद। लेकिन जो हिसागी है ना उसकी अलग ही फैंटेसी है भाई, अपने चेहरे के ऊपर ही टैटू बना लिया भाई ने 69 का। फिर जो आओगा रहता है ना वो इन सबको टीम्स में डिवाइड कर देता है। हर टीम में 3 मेंबर रहेंगे और इन लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाना है और डमी हॉलोज को मारना है। एक जो टीम बनती है ना उसके अंदर रहते हैं अपने रेंजी, कीरा और मोमो। फिर ये सब लोग जो है ना वो अर्थ के अंदर आ जाते हैं और अर्थ में जो डमी हॉलोज है ना वो इनके सामने एक एक करके आने लग जाते हैं। ये सब लोग उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो तीनों है ना मोमो और अपना क्या बोलते कीरा और कौन है इसका नाम रेंजी, ये जो तीनों है ना ये काफ़ी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे थे और डमी हॉलोज को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। जब ये तीनों एक जगह पे यूनाइट होते हैं ना तो जो अपना रेंजी रहता है ना वो होशियारी मारते हुए बोलता है कि क्या डमी हॉलोज को लेकर आ रहे हो, दम मैं तो असली हॉलो को लेकर आओ, मैं उसका भी कुत्ता बना दूंगा। तभी जो अपनी हिनामोरी रहती है ना यानी कि अपनी मोमो, उसको पीछे से कुछ एहसास होता है कि भाई उसके पीछे कुछ है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है ना उसे कुछ दिखता नहीं है, तो वो ये चीज़ इग्नोर मार देती है और वो लोग आगे चले जाते हैं। फिर इनके पास हिसागी आ जाता है और हिसागी बोलता है कि अब तो तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो चलो अब हम ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ देते हैं। फिर जो अपना हिसागी रहता है ना वो अपने आइट साइड वाली जो यूनिट्स रहती है ना उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोग के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो यूनिट्स के साथ वो कांटेक्ट करना चाहता था ना वो यूनिट्स पहले ही मर चुकी थी।
तभी सडनली ये जो लोग हैं ना हिसागी की टीम, इनके पीछे से एक बहुत बड़ा हॉलो आ जाता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है सडनली। ये जो हॉलो था ना, ये एक रियल हॉलो था, ये कोई डमी नहीं था। यहाँ पर ये हॉलो आते ही एक लड़की को मार देता है और ये फिर आओगा को भी मार देता है। हिसागी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो रियल हॉलो ये डमी लैंड में आया तो आया कैसे। तभी जो हिसागी रहता है ना, वो अपने जूनियर्स यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना 3, इनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं कोशिश करता हूँ इस हॉलो को संभालने की। रेंजी और जो कीरा रहते हैं ना, वो वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी मोमो रहती है ना, वो वहीं पर खड़ी होती है। मोमो बोलती है कि गलत है, हमें हमारे जो लीडर है ना उनको यहाँ पर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए इस फाइट में। बेशक हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन हम ऐसे पीठ दिखा के भाग नहीं सकते, हम सोल रिपर्स है, हमें हमारे कैप्टन का सपोर्ट करना चाहिए और उनको इस फाइट में मतलब मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हॉलो रहता है ना, उसने हिसागी की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। अब जो हॉलो रहता है ना, वो अपने फाइनल मूव के लिए जा रहा होता है और वो अपने पंजे से बस फाड़ के रखने वाला होता है हिसागी को। तभी उसका जो अटैक है ना, वो ब्लॉक कर देते रेंजी और कीरा। हिसागी उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम लोग भागे क्यों नहीं। रेंजी बोलता है सॉरी सर, हम आपका ऑर्डर इस बार तो नहीं मान सकते, हम आपकी मदद करना चाहते, तो हमें मौका दीजिए आपकी मदद करने का। फिर ये तीनों अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते और जो हार्डो 31 इनने सीखा था ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, उसको इस जो हॉलो है ना उसके ऊपर लॉन्च कर देते, जिसकी वजह से इनको टाइम मिल जाता है यहाँ से भागने का। लेकिन भागते भागते आगे इनको और हॉलोज दिखते और ये भी रियल हॉलोज रहते, काफ़ी बड़े साइज़ में थे ये लोग भाई लोग। ये लोग जो थे ना, इनको चारों तरफ से हॉलोज ने घेर लिया था और इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हॉलोज। तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई ब्लेड आती है और वो एक हॉलो को अंदर से फाड़ के रख देती है। ये जो स्वॉर्ड फेंकी थी ना, ये अपने गीन इचिमारू ने फेंकी थी। और दूसरी तरफ से हम देखते आइजन और जो गीन इचिमारू है ना, वो आ रहे होते हैं। आइजन इन लोगों के पास आता है और वो मोमो के सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया इन लोगों को संभाल के अभी तक, लेकिन अब आगे का काम हम पे छोड़ दो, अब हम इन लोगों को देख लेंगे। आइजन और जो गीन होते हैं ना, वो अपने क्या बोलते हैं हॉलोज की तरफ बढ़ते हैं और जो गीन रहता है ना, वो अपनी पावर का ज़रा सा ही नमूना दिखाता है और जितने हॉलोज हैं ना सबको निपटा देता है। वहीं दूसरी तरफ एक हॉलो पीछे से आइजन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आइजन अपने एक हाथ से ही उस हॉलो को उड़ा देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अपना आइजन है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल रिपर है। फिर इसी के साथ जो अपनी हिनामोरी रहती है ना, यानी कि अपनी मोमो, उसकी पास्ट मेमोरीज ख़त्म हो जाती है और वो अभी भी जेल में बैठी हुई होती है। अब जो मोमो अपनी जेल में बंद थी ना, उसके सामने गार्ड खड़ा होता है, तो वो उस गार्ड को अपने पास बुलाती है और सडनली उस गार्ड की जान ले लेती है अपनी मोमो। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी मोमो दिखाई जाती है जो कि प्रिजन तोड़ के भाग चुकी थी। उसके हाथ में वही लेटर होता है जो आइजन ने उसके लिए लिखा था और वो आइजन को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, लेकिन वो गुस्से में भाग रही थी वहाँ से। आई थिंक लेटर की वजह से उसे पता चल गया कि आइजन की डेथ किसकी वजह से हुई थी और वो उसी को ढूंढने जा रही है। लेकिन भाई लोग, अपने को अभी नहीं बताया जाता है उस बंदे का नाम, लेकिन अपने को एपिसोड के आगे हम पता चल जाएगा, तो तुम एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़े रहो। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट रांगेक्यू दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे उसका एक पास्ट का ड्रीम आ रहा था, जहाँ पर वो एक मरी हालत में पड़ी हुई होती है ज़मीन पर। तभी उसके पास गीन इचिमारू आता है और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये खा लेना चाहिए। यहाँ पर जब गीन इचिमारू ने रांगेक्यू की हेल्प करी थी ना, तो रांगेक्यू उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मान चुकी थी यहीं पर, और शायद तक कि उसके लिए फील भी करने लगे। आई डोंट नो अबाउट दिस, बस कर सकती है। फिर आगे भाई लोग होता ही है कि रांगेक्यू का सपना टूट जाता है और वो जैसी उठती है वो तोशिरो को देख के शॉक हो जाती है। उसे बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तोशिरो उसे रिप्लाई में बोलता है कि पागल, ये मेरा ऑफिस है, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। रांगेक्यू उससे बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आइजन की डेथ के पीछे कैप्टन गीन का हाथ है? इस बात का जो जवाब है ना, वो अपना तोशिरो नहीं देता है, वो वहाँ पर साइलेंट बैठा हुआ रहता है। उसे ये लग रहा था कि अगर उसने सही आंसर दिया तो रेंगक्यू की जो फीलिंग्स है ना, वो हर्ट हो सकती है। तभी वहाँ पर एक शिनिगामी आ जाता है जो तोशिरो को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि कीरा, रेंजी और जो मोमो है ना, वो अपना प्रिजन तोड़ के भाग चुके हैं। ये बात सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सिरिटी के अंदर अगर कोई बंदा जेल ब्रेक करता है ना, उसे बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाती है और मोमो ने ये क्राइम कर दिया है। यहाँ से ये लोग जेल ब्रेक वाली लोकेशन पे जाते, जहाँ पर ये मोमो का प्रिजन देखते, तो मोमो बहुत बड़ा छेद करके वहाँ से भाग चुकी थी। भाई क्या परफेक्ट सर्कल में छेद किया इसने। प्रिजन के पास उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। इसको देख के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है मोमो के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मोमो चली कहाँ गई है, और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो बंदा आइजन को मार सकता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मोमो तो उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगी। मुझे जल्दी से जल्दी मोमो के पास जाना होगा और उसे बचाना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इचिगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है। जांगेत्सु जो रहता है ना, वो कंटिन्यू इचिगो के ऊपर अटैक कर रहा था,
लेकिन इचिगो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा था और वो अटैक ब्लॉक कर रहा था जांगेत्सु के। लेकिन जो अपना इचिगो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था कि वो 1-on-1 जा सके अपने जांगेत्सु के साथ, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि अभी वो बेसिकली अटैक तो डिफेंस कर पा रहा है। ये चीज़ देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है कि ये बंदा इम्प्रूव तो कर रहा है कम से कम। और योरोइची ये भी देख के काफ़ी ज़्यादा शौक था कि जो इचिगो की स्वॉर्ड है ना, वो अभी तक टूटी नहीं है, वो बहुत टाइम से एक ही स्वॉर्ड से फाइट कर रहा है। फिर जब अपना इचिगो अपना फाइनल मूव मारने वाला होता है ना जांगेत्सु के ऊपर, तभी जो अपना जांगेत्सु रहता है ना, वो एक पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जांगेत्सु को हुआ क्या। तभी योरोइची पीछे से बोलती है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम रेस्ट कर लो थोड़ा इचिगो। इसके बाद जो अपना इचिगो है ना, वो एक मैजिकल हॉट स्प्रिंग के अंदर जाके बैठ जाता है, जहाँ पर जो उसकी बॉडी है ना, वो उस पानी की वजह से हील होने लग जाती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है। इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि ये जो पानी है ना, ये उसके वो जख्म को ट्रीट कर दे रहा है अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पर योरोइची आ जाती है, वो बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से हॉट स्प्रिंग के मज़े नहीं लिए, चलो मैं भी लेती हूँ। तो ऐसा बोल के अपने कपड़े उतारने लग जाती है। इचिगो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है, लेकिन योरोइची भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, वो अपने बिल्ली वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पानी के अंदर तैरने लग जाती है। तभी जो अपना इचिगो है ना, योरोइची से एक क्वेश्चन पूछता है, ये जो शॉप का स्ट्रक्चर है ना, ये मुझे उराहारा बेसमेंट शॉप के वो स्ट्रक्चर है ना, उसके जैसा लग रहा है, क्या ये दोनों एक ही प्लेस है? योरोइची इचिगो को बताती है कि जो उरुहारा शॉप का बेसमेंट है ना, वो यहीं को देखकर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इस जगह से हमारी बहुत सारी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैं और उरुहारा बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। तुम ये समझ सकते हो कि ये मेरा और उरुहारा का एक सीक्रेट स्पॉट था, जहाँ पर हम लोग हाइड करते थे और खेलते थे एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ से हमें उरुहारा को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो अपना उरुहारा है ना, वो अपने मन ही मन में खुश हो रहा होता है। टेंसाई उससे पूछता है कि भाई तू इतना खुश क्यों हो रहा है? उरुहारा उसे रिप्लाई में बोलता है कि मुझे लगता है कोई सुंदर लड़की मुझे याद कर रही है। अपना उरुहारा भी नहीं सुधर सकता यार। फिर वापस से सीन योरोइची पे आ जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो उससे पूछता है कि मुझे उरुहारा के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल बता सकती हो? योरोइची उसे बताती है कि जो उरुहारा है ना, वो स्क्वाड 12 का कैप्टन था, वो एक शिनिगामी है। इसके साथ ही साथ वो एक साइंटिस्ट है, जो कि सोल सोसाइटी की जो रिसर्च टीम है ना, उसका हेड है, मतलब हेड था। इचिगो अपने मन में सोचता है कि वो अगली सा आदमी एक साइंटिस्ट है। ये बात सोच के इचिगो काफ़ी ज़्यादा शौक में था, लेकिन उसको और बड़ा शौक तब लगता है जब योरोइची अपना ट्रांसफॉर्म कर लेती है फॉर्म और वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन आ जाता है कैप्टन गीन के ऊपर, जिसने कीरा को भगा दिया था अंदर से। तभी इन दोनों के रास्ते के बीच में कैप्टन तोशिरो आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड दिखाता है कैप्टन गीन को और बोलता है कि तुमने मोमो के साथ किया क्या है, मुझे जानना है इसके बारे में। कैप्टन कीरा जो रहता है ना, वो अपने तोशिरो को टीज करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम इतने ज़्यादा दिमाग वाले कब से हो गए? कैप्टन तोशिरो उसे बोलता है कि मुझे तो तुम्हें ढूंढना ही था। रेंजी और जो मोमो है ना, उन लोगों ने तो जेल तोड़ी है, लेकिन तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट कीरा है ना, उसके लिए तो जेल बाहर से खोली गई थी, तो इससे तो मुझे समझ जाना ही था कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता कैप्टन गीन। तभी वहाँ पर मोमो की एंट्री हो जाती है। मोमो जैसे ही वहाँ पर आती है, जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि मोमो यहाँ पर कैप्टन गीन को मारने आई है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है मोमो को रोकने के लिए, लेकिन जो मोमो थी ना, वो उल्टा उसके गले के ऊपर तलवार रख देती है और उसे बोलती है कि क्यों मारा तुमने कैप्टन आइजन को। भाई लोग, मैं इसी ट्विस्ट की बात कर रहा था। ये जो ट्विस्ट है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और भाई लोग अब स्टोरी बहुत तगड़ा टर्न लेने वाली है। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे का पॉइंट। मोमो तोशिरो की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि इस लेटर से मुझे सब समझ में आ गया कि तुम ही थे ना जिसने कैप्टन आइजन को मारा है। ये बात सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आगे मोमो बोलती है, रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमें सिर्फ ऊपर से दिखाया जा रहा है कि रुकिया का एग्जीक्यूशन होने वाला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जो रियल रीज़न है वो है सोक्योकू। सोक्योकू वही हथियार है जिसकी मदद से जो रुकिया है ना, उसका एग्जीक्यूशन किया जाने वाला है, लेकिन रुकिया के एग्जीक्यूशन के लिए उसके ऊपर से सील हटाई जाएंगी। और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, सोक्योकू इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि वो 10,000 ज़ैम्पाटो से ज़्यादा पावरफुल है। और जब एग्जीक्यूशन के टाइम उसके ऊपर से सील हट जाएंगी ना, तो उसे चुराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यही मिस्ट्री है रुकिया के एग्जीक्यूशन के पीछे। लेटर में आगे ये भी लिखा होता है कि जब ये वेपन का यूज़ किसी सोल रिपर के ऊपर होता है ना, तो इस वेपन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वेपन को कोई चुराना चाहता है और इस वेपन की मदद से वो कोई बंदा सिरिटी और पूरा जो सोल एकेडमी है ना, उसको ख़त्म करना चाहता है। सोल सोसाइटी भी इसके अंदर इंक्लूड है।
आगे आइजन ने लेटर के अंदर लिखा था कि मुझे पता है वो बंदा जिसने प्लान किया है वेपन को चोरी करने का, उस बंदे का नाम है कैप्टन तोशिरो, और आज रात को मैं उससे मिलने वाला हूँ और उससे बात करने वाला हूँ कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन लेफ्टिनेंट मोमो, अगर मैं इस मीटिंग के दौरान मर जाता हूँ तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, मेरी जगह तुम्हें कैप्टन तोशिरो को मारना है और मेरा बदला लेना है। अब जो सोल सोसाइटी का फ्यूचर है ना मोमो, तुम्हारे हाथ में। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपनी मोमो रहती है ना, वो सडनली अपने कैप्टन तोशिरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कैप्टन तोशिरो जैसे तैसे उस अटैक से बचता है। कैप्टन तोशिरो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला गया था कि मोमो उसके ऊपर अटैक कर रही है। उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि मोमो एक फेक लेटर के ऊपर बिलीव कर रही है, लेकिन उसे उसके सगे भाई के ऊपर बिलीव नहीं है। तभी जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो चिल्ला के मोमो के ऊपर बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अकल वकल नहीं है, तुम एक फेक लेटर के ऊपर बिलीव कर रही हो। कैप्टन आइजन इतना कायर नहीं है कि वो तुम्हें अकेले को भेज दे किसी को मारने के लिए। कैप्टन आइजन बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। कैप्टन आइजन एक ऐसा बंदा नहीं है जो अपना काम निकलाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को जान खतरे में डाल दे। तो तुम पागल मत बनो और अटैक मत करो मेरे ऊपर। ये सब सुन के जो अपनी मोमो है ना, उसके भी आंसू आ जाते, लेकिन वो अभी भी लेटर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती है। वो कैप्टन तोशिरो को बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना शीरो, लेकिन मुझे यही करना होगा। वो सडनली वापस से अटैक कर देती है अपने कैप्टन तोशिरो के ऊपर। कैप्टन तोशिरो ये सब चीज़ अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेटर लिखा तो लिखा किसने, लेकिन उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसे कोई रास्ते से हटाना चाहता है और उसके और मोमो के बीच में कोई दरार पैदा करना चाहता है। उसका जो पहला शक है ना, वो अपने गीन इचिमारू के ऊपर जाता है, क्योंकि भाई पागलों के जैसे वहाँ पर भी हंस रहा था। अपनी जो हिनामोरी रहती है ना, यानी कि अपनी मोमो, वो बाज नहीं आ रही थी और वो कंटिन्यू अटैक करे जा रही थी अपने तोशिरो के ऊपर। तो तोशिरो को भी गुस्सा आ जाती है और तोशिरो एक मूव के अंदर उसको अनकॉन्शियस कर देता है। तभी पीछे से गीन इचिमारू बोलता है कि क्या किया यार तुमने तोशिरो, तुमने तो एक लड़की को मारा यार, ये सब चीज़ें तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम तो एक कैप्टन हो, वो भी स्क्वाड 10 के। भाई ये सुधर नहीं सकता गीन इचिमारू, भाई फालतू की इडली ले रहा है यार ये। जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस मोड में एकदम बोलता है अपने गीन इचिमारू को कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न किया था कि तुम्हें मोमो से दूर रहना है, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब तुमने जो गलती करी है ना, उसकी पनिशमेंट अब मैं तुम्हें दूंगा। तभी जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक इमल्सिव ऑरा निकलने लग जाता है। भाई लोग पीछे साउंड आ रहा होगा, इसको इग्नोर कर देना। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में वही होता है, कैप्टन गीन और अपना कैप्टन तोशिरो है ना, उनकी फाइट से ही चालू होता है ये एपिसोड। तो जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो गुस्से से कीरा की ओर देखता है और कीरा को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरे को भी निपटा दूंगा। इतना बोलने के साथ ही जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो कैप्टन गीन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और सडनली उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो हर अटैक से बड़े आराम से बच रहा होता है। अब गीन की बारी थी अटैक करने की। जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी स्वॉर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो थोड़ा वीक पड़ने लग जाता है कैप्टन गीन के सामने। अपने आप को हारता देख जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो अपनी ज़ैम्पाटो है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही तोशिरो की शिकायत एक्टिवेट होती है ना, हमें एक आइस ड्रैगन टाइप का क्रिएचर दिखता है। और भाई लोग तोशिरो की जो ज़ैम्पाटो है ना, उसका नाम है हुइन मारू। ये सब देख के जो अपना लेफ्टिनेंट कीरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये पता था कि जो कैप्टन तोशिरो है ना, उसकी ज़ैम्पाटो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज़ैम्पाटो में से एक है। फिर जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, अपने ड्रैगन के साथ कैप्टन गीन के ऊपर धावा बोल देता है। इस डेंजरस अटैक से कैप्टन गीन जैसे तैसे तो बच जाता है, लेकिन जो अपना लेफ्टिनेंट कीरा है ना, वो इस अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाता है। अपने लेफ्टिनेंट को इंजर्ड देख के जो कैप्टन गीन रहता है ना, उसका ध्यान फाइट से थोड़ा हट जाता है। यही बात का फ़ायदा उठा के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सडनली कैप्टन गीन के ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन गीन के एक हाथ को आइस से पूरा जमा देता है। तो भाई लोग ये सब देख के जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे मेरा रियल पावर दिखानी पड़ेगी। तो जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। और भाई लोग जो अपने कैप्टन गीन की ज़ैम्पाटो है ना, उसका नाम है शेशो। ये जो ज़ैम्पाटो है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो अपनी साइज़ है ना, उसको बड़ा या छोटा कर सकती है। सो इसी टेक्निक की मदद से जो अपना कैप्टन गीन है ना, वो तोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से जैसे तैसे अपना कैप्टन तोशिरो बचता है। तभी कैप्टन गीन बोलता है कि तोशिरो, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तूने मेरा अटैक मिस कर दिया। मुझे तो तेरे पर अटैक करना ही नहीं था, मुझे तो किसी और पे अटैक करना था। यही सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस हो जाता है और उससे सारी बात समझ में आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, तभी जो कैप्टन गीन की जो स्वॉर्ड है ना, वो सीधे मोमो की ओर बढ़ रही होती है। कैप्टन गीन की जो स्वॉर्ड है ना, वो जैसे ही मोमो को हिट करने वाली थी, उसी टाइम पर रेंगेकू वहाँ पर आ जाती है और वो उस अटैक से मोमो को बचा लेती है। लेफ्टिनेंट रेंगेकू बोलती है कि प्लीज़ कैप्टन गीन, आप अपनी स्वॉर्ड अपने पास ले लीजिए, वरना ना चाहते हुए मुझे आपका सामना करना पड़ेगा।
ये सब सुन के जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहता है। लेकिन कैप्टन गीन रांगोक्यू की बात मान लेता है, क्योंकि जो रांगोक्यू थी ना, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो नहीं चाहता था कि वो रांगोक्यू के साथ फाइट करे। इसीलिए जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी स्वॉर्ड अपने पास वापस बुला लेता है और जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो तोशिरो को लेके वहाँ से सडनली चले जाता है। इसके बाद जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो मोमो को वहाँ से लेता है और स्क्वाड 4 में चले जाता है, जहाँ पर वो मोमो का ट्रीटमेंट कराता है। कैप्टन तोशिरो मोमो की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तोशिरो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, फिर वो रांगोक्यू से बोलता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ जो अपनी लेफ्टिनेंट रांगोक्यू रहती है ना, वो तो कैप्टन गीन की यादों में खोई रहती है। वो अपने तोशिरो की बातों को इग्नोर कर देती है, वो उसकी यादों में खोई थी यार। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से अपने इचिगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसको देख के जो योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। योरोइची अपने मन में सोचती है कि जो इचिगो है ना, वो बाकी सिनेगामी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये उनसे ज़्यादा जल्दी पावर अप कर रहा है। लेकिन अभी बंकाई अचीव करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इचिगो को और जल्दी से अपना पावर अप करना पड़ेगा। फिर जो अपनी योरोइची है ना, वो अपनी एक पास्ट मेमोरी याद करती है, जिसमें उरुहारा ने उसको डॉल के बारे में बताया था। उरुहारा बोलता है कि ये जो डॉल है ना, ये मैंने मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे बनाई थी। ये जो डॉल है ना, इसने मुझे हेल्प करी थी 3 दिन में बंकाई अचीव करने के लिए। लेकिन जो इचिगो है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और मुझसे बड़ा जीनियस है, तो मुझे लगता है कि उसे तो 2 दिन के अंदर ही बंकाई अचीव कर लेनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें सोच के जो अपना योरोइची रहता है ना, वो अपने मन को तसल्ली देने लग जाता है कि नहीं भाई, इचिगो तो कर लेगा बंकाई एक्टिवेट। फिर यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना तोशिरो और रांगोक्यू। उनके पास एक बटरफ्लाई आ गई थी मैसेज लेके। ये जो बटरफ्लाई मैसेज लेकर आई थी ना, ये रुकिया के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था। सोल सोसाइटी के जो हेड लोग थे ना, उन लोगों ने रुकिया के एग्जीक्यूशन की डेट चेंज कर दी थी। जो न्यू एग्जीक्यूशन टाइम था वो था 29 आवर्स के बाद। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो रेंगुकू को बोलता है कि हमें कुछ भी करके रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना, उसे रुकवाना होगा। मुझे लगता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन को लेके सोल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इस चीज़ का कनेक्शन आइजन की डेथ से भी है और जो कैदी लोग भागे हैं ना जेल से, उनसे भी है। दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना, वो जांगेत्सु के साथ कंटिन्यूस फाइट कर रहा था और जांगेत्सु को वो इस बार बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। बहुत टाइम हो गया था, इचिगो की जो स्वॉर्ड है ना, वो भी नहीं टूटी थी और वो जांगेत्सु को एकदम बराबरी की अब टक्कर देने लग गया था। तभी जो प्रैक्टिस एरिया है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कोई एंटर कर रहा था उस एरिया में, ऐसा लग रहा था। जो अपना योरोइची रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है, हमें दिखता है वहाँ पर रेंजी। योरोइची अपने मन में सोचती है कि हम तो एक सीक्रेट एरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रेंजी ने इस एरिया को ढूंढा तो ढूंढा कैसे। रेंजी उसका डाउट क्लियर करके उसको बताता है कि मैं इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मुझे आसानी से पता चल गया कि तुम लोग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर रेंजी इचिगो की तरफ देखता है और उसे बोलता है, क्या तुम भी बंकाई अचीव करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो भी अलर्ट हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि रेंजी उससे यहाँ फाइट करने के लिए आया है। रेंजी इचिगो का डाउट क्लियर करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ इचिगो, मैं बंकाई के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। और वो क्या है ना इचिगो, मुझे बंकाई बहुत जल्दी एक्टिवेट करने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपना रेंजी रहता है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो को रिलीज़ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना, वो अभी भी शॉक में रहता है कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो वो रेंजी से पूछता है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। रेंजी इचिगो को बताता है कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, उसे वापस से चेंज कर दिया गया है और जो न्यू एग्जीक्यूशन टाइम है वो है कल दोपहर का। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके साथ ही साथ योरोइची भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। योरोइची अपने मन में सोचती है कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में इचिगो का बंकाई अचीव करना इम्पॉसिबल है। योरोइची का डरा हुआ चेहरा देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बंकाई अचीव करूँगा। इतना बोलने के बाद जो इचिगो रहता है ना, अपनी बॉडी के अंदर से एक हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है। इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर देख के योरोइची काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। योरोइची को समझ में आ गया था कि ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना, ये बंकाई अचीव करने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 48 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।